नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन, थैंक यू सो मच जी। जी मैम, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सिक्स्थ हाउस तक के बारे में बात किया था कि जी। क्या सिग्निफाई करता है, क्या इम्पोर्टेंस रहती है, साथ ही हम्म, साथ ये अशुभ और शुभ कब रिजल्ट देते हैं हमें। जी आज हम आपसे सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि जी सेवेंथ हाउस बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, क्या इम्पोर्टेंस रहती है इसकी, तो इसके बारे में बताइए। जी। देखिए, ये जो सेवेंथ भाव है या सप्तम भाव है, ये हम सब की जिंदगी में इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण है याद रखिए। और ये हर एक शादीशुदा महिला या पुरुष की जिंदगी में सेवेंथ भाव उसका स्पाउस होता है। अगर महिला है तो उसके हस्बैंड, और अगर पुरुष है तो उनकी वाइफ, तो ये सब सेवेंथ भाव से आते हैं। और तो आप जानते हैं कि आज तक कभी किसी भी कपल की बनी नहीं, ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। उनका नेचर ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहले भाव का जो एकदम ऑपोजिट है भाव है, या उसके सामने जो पड़ता है, वो सप्तम भाव आता है। तो इसका मतलब जो सप्तम भाव से जो भी व्यक्ति आएगा, वो आपके विपरीत विचारों का होगा। वो आपकी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो आपका शुभचिंतक हो सकता है, आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो जो कि आपको पता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो एक पॉइंट के पास जाने के बाद आप यस मैन बन जाएंगे। तो दोनों में से किसी की एक इंडिविजुअलिटी रहेगी ही नहीं। तो इसीलिए विवाह के लिए जब हम देखते हैं, तो विवाह की हम यहाँ से लॉन्जिविटी देखते हैं कि भी हमारा विवाह जो है कितने समय तक टिकने वाला है। और जी हम ये भी देखते हैं कि विवाह अगर हो रहा है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशंस अगर आते हैं, पंचम भाव का आ रहा है या लगन का आ रहा है, या इसमें हम द्वितीय और 11वां भाव भी देखते हैं कि भाई अगर आपको प्रेम विवाह करना है, तो हम यहाँ पे ये सब चीजें भी देखते हैं कि भाई आप प्रेम विवाह कर पाएंगे भी या नहीं। आपका आपके चार्ट में या आपकी पत्रिका में वो आपका एक योग बन रहा है कि नहीं। और जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप्स की, विवाह की, तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप्स की। यहाँ से सब सेकंड इम्पोर्टेंट आ जाएगी आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज इन कि आपने कोई बिजनेस में ज्वाइन किया, आप कोई पार्टनर्स वहां पे हैं, आप 4 पार्टनर्स हैं, 6 पार्टनर्स हैं, तो ऑब्वियसली सबके व्यू पॉइंट्स अलग होंगे। और सबके व्यू पॉइंट्स अलग होंगे तभी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, तभी आपको नए आइडियाज आएंगे। यहाँ से हमारा पॉलिटिकल पार्टी भी आती है। तो जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी सत्ता है, उसकी ऑपोजिशन पार्टीज, जैसे आपको कोई पॉलिटिकल पर्सन है, तो हम उसकी पार्टनरशिप्स में क्या देखेंगे? हम उसके ओपोनेंट्स यहाँ से देखते हैं कि उसके ओपोनेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वह व्यक्ति उनको हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत चीजें, 3 चीजें पार्टनरशिप में आ जाती हैं, मतलब इंक्लूड आप कर सकते हैं सेवेंथ हाउस में। उसके बाद जो सेकंड इसका व्यू आएगा, आपकी डे टू डे इनकम का आता है। जी इम्पोर्टेंस आ जाती है, डे टू डे इनकम की आ जाती है। यहाँ से हम देखिए, हमारे जो चौथे स्थान है, उसको भी हमने बोला लक्ष्मी स्थान है। ये भी हमारा एक आय का स्थान है, ये लक्ष्मी का स्थान बन जाता है। और यहाँ से आप डे टू डे इनकम, जो हमारी रोजमर्रा की आय है, किसी भी व्यक्ति के पास लिक्विडिटी कितनी है, कितना उसके पास डे टू डे इनकम है, जो कि रोज आ रहा है, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो उस हिसाब से जो आपके छोटे लेवल के जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, या जिनके पास शॉप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना छोटा बिजनेस करता है, एक बड़े लेवल की बिजनेस की हम बात नहीं कर रहे, हम छोटे लेवल की बिजनेस की बात कर रहे हैं। उसमें आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप एक छोटे लेवल पे काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपना इंडिपेंडेंट और विद पार्टनरशिप काम कर रहा है, बट एट ए स्मॉल लेवल, इट इज नॉट वेरी बिग लेवल। जो जी उसका लेवल है, वो मल्टीनेशनल जैसा नहीं है, उसके पास 10-15 ब्रांचेस नहीं है, उसके पास एक ही आउटलेट है, और वो उसी आउटलेट से अपना काम कर रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आप एक एस्पेक्ट हो जाता है हमारे सेवेंथ हाउस का।
यहाँ से हम जब हम प्रथम संतान देखते हैं तो जैसे मैंने बताया, हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम का थर्ड, पंचम से छोटा हमारा आया सेवेंथ हाउस। यहाँ से हम द्वितीय संतान देखते हैं कि जो आपकी द्वितीय संतान होगी वो किस तरह से होगी, वो होगी भी कि नहीं भी होगी, उसके चांसेस क्या हैं। उसमें मेल होगी या फीमेल होने के कितने चांसेस हैं, ये सभी हम यहाँ से देखते हैं। अनदर एस्पेक्ट जब हम यहाँ पे बात करेंगे शारीरिक संरचना संरचना की, कि यहाँ से हमने क्या पाया, हमारे शरीर का क्या भाग आता है, तो हमारा जी। स्प्लीन, हमारा यूरिनरी सिस्टम, वो हमारा सेवेंथ हाउस से आता है। एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट फॉर अस। सबसे बड़ी बात है कि सेवेंथ हाउस हमारा हमारी सोच के सामने का भाव है। तो हमारा सोच मतलब कि हम इस पृथ्वी पर आए, हमने जन्म लिया, तो हमें माया की समझ नहीं है। तो सेवेंथ हाउस हमारा माया का है, मतलब जिसमें माया कह सकते हैं आप, इल्यूजन का कह सकते हैं। और माया का मतलब कि यहाँ से हम पुनर्जन्म का भाव भी हम सेवेंथ हाउस को लेते हैं, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, या हमारे अनफिनिश्ड डिजायर्स हैं जो कि हमें पुनर्जन्म लेने पे मजबूर कर देते हैं। और वो सब चीजें आपका सेवेंथ हाउस से आए, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने यहाँ पे विवाह हम देखते हैं, हम पार्टनरशिप्स देखते हैं, हम आपका डे टू डे इनकम देखते हैं, हम आपकी हम अपनी मतलब द्वितीय संतान देखते हैं, हम आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स देखते हैं, हम अपना यूरिनरी सिस्टम्स देखते हैं। दिस हाउस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी थिंग्स कम फ्रॉम हियर। तो मैम मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि अभी आपने बताया कि सेवेंथ हाउस जो होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कौन से कॉम्बिनेशंस, लाइक ग्रह में कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे या कैसे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सेवेंथ हाउस में। देखिए कल्पना जी, जैसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मैंने कहा कि यहाँ से हम विवाह की लॉन्जिविटी देखते हैं। एंड विवाह एक पार्टनरशिप है दो जनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। तो यहाँ तो कोई भी ग्रह बैठा अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए आप विवाह को एक पार्टनरशिप समझते हैं जो कि दो लोगों की है, उसमें कोई भी अगर थर्ड इंसान आ जाएगा तो वो विवाह में एक व्यवधान क्रिएट करेगा, वो आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो सेवेंथ हाउस में तो कोई भी ग्रह ना बैठे तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी ग्रह ना बैठे, कहीं भी किसी की दृष्टि ना पड़े, ताकि जो एक पति पत्नी का संबंध है वो एक गोपनीय संबंध है और वो उसी तरह से चले। वो दुनिया की निगाहों में सबके सामने उनके इंटरनल मैटर्स सबके सामने धुल के ना आए। जैसे हम बोलते हैं कि लेट्स नॉट वॉश द डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो आपकी घर की बातें जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो सेवेंथ हाउस में बैठा कोई भी प्लैनेट ना आपको शुभता नहीं देगा। अगर आप देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, अगर सपोज करिए किसी के सेवेंथ हाउस में सूर्य बैठ गए, तो आप सोचिए सूर्य सेवेंथ हाउस में बैठ गए, दैट मीन्स एक आग बैठ गई, तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा होगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जी। एक धरती पर आग है एंड सूर्य राजा है, अकेला रहता है। तो जिस भी जातक के चार्ट में ये सूर्य अगर आ गए, तो वो तो अपने सेकंड पार्टनर को इंक्लूड ही नहीं करेगा अपनी किसी चीज में, क्योंकि वो तो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है। एंड देन अगेन आप देखिए सूर्य यहाँ पे एक ईगोइज्म भी है, नो ईगो आदमी को होता है कि भी मैं आपसे सुपीरियर हूँ। तो ऐसा जातक तो अपने स्पाउस से हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानेगा। तो अगर आपके चार्ट में, वाइफ के चार्ट में अगर सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, तो उसका हस्बैंड ईगोइज्म ज्यादा हो जाएगी, ईगोइस्टिक हो जाएगा। और अगर हस्बैंड और उसके अलावा वाइफ खुद भी कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बन जाएंगी, क्योंकि सूर्य उनको दृष्टि दे रहा है, उनका नेचर भी थोड़ा रिक्लूसिव हो जाएगा, अपनी बात कहने का हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। और अगर हम यहाँ किसी शुभ प्लैनेट की बात लेते हैं कि भाई हम कहें कि गुरु बैठ जाए, तो गुरु बैठने का मतलब है, गुरु क्या है? गुरु तो हमारा अध्यात्म की तरफ हमारा ले जाएंगे ना।
आज आपकी वाइफ का और एक हस्बैंड का, पति पत्नी का रिश्ता एक अध्यात्म का नहीं है, यहाँ से प्रोक्रिएशन भी होगा ना हमारा। तो हम कैसे, हमारी संतति होगी अगर हम अध्यात्म में ही लगे रहे? तो गुरु अगर यहाँ हैं तो हो सकता है आपके स्पाउस ज्यादा धार्मिक हो जाए। जो कि जो व्यक्ति है, उनका पार्टनर है, उनको ना पसंद आए। उन्हें तो लगेगा घूमने चलो, वो कहे नहीं मंदिर चलो, तो यहाँ तो हो गया झगड़ा शुरू। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर यहाँ सपोज करिए शुक्र बैठ गए, तो इसका मतलब कोई ना कोई फीमेल है, कोई एक लेडी है, या कोई एक हमारी कोई भी लेडी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, जो आपकी मैरिज में इंटरफेयर कर रही है, जो कुछ कहने का हक रखती हैं। जबकि इस नाजुक रिलेशनशिप में कोई भी पति पत्नी किसी की बात को सुनना नहीं पसंद करेगा, चाहे वो आप कितनी भी अच्छी तरह से अपनी बात कहें, कोई इंसान इंटरफेरेंस नहीं चाहेगा। जी। तो इसलिए है ना, आप ये देखिए, ये तो, और अगर आप सोचिए शनि जी आ गए तो मैरिज में डिले ही करा देंगे, तो बहुत उस समय मैरिज होगी तो आपको लगेगा कि भाई अब तो क्या मैरिज और क्या नॉन मैरिज, सॉर्ट ऑफ गेटिंग डिलेड। नो प्लैनेट शुड बी हियर, कोई यहाँ ग्रह नहीं बैठना चाहिए, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तभी हमारा ये जो वैवाहिक संबंध है ये सुरक्षित रह सकता है। जी। में वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी ग्रह बैठते हैं तो वो शुभ संकेत नहीं देते हैं। जी जी। जी, यही है। और फिर आप देखेंगे कि आपका सेवेंथ हाउस अगर ऐसा कुछ बैठे हुए हैं, देन आप ऑब्वियसली, हम जैसे मैंने बोला कि हम विवाह की लॉन्जिविटी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आपका विवाह कितने समय तक टिकेगा, या आप कितने समय तक एक वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। तो देन हम इसमें फिर फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस की हम प्लेसमेंट देखेंगे, उसकी राशि, वो कहाँ बैठे हैं, कितने डिग्री के बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, किसके साथ बैठे हैं। तो वो सब एक एनालिसिस, डिफरेंट एनालिसिस हो जाएगा। पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सेवेंथ हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। और अगर किसी के कोई प्लैनेट्स बैठे भी हैं और हमें लगता है कि बैठे हैं, हम देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे को ना आने दीजिए। अगर आपकी किसी से पार्टनरशिप है तो आप वहाँ कोशिश करिए कि बात आप पार्टनर्स तक ही रहे, और भी कोई आपका थर्ड पर्सन, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपके वर्कर्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, वो उस बिजनेस रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करें। तो जब तक वो इंटरफेरेंस नहीं होगी तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। जैसे ही यहाँ पे वो इंटरफेरेंस की बात आ जाएगी, तो जरा मामला हम कह सकते हैं कि बिगड़ सकता है। जी। धन्यवाद जी मैम आपका। आपने जी हमारे दर्शकों को सेवेंथ हाउस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है और साथ ही साथ बताया है कि सेवेंथ हाउस हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे वैवाहिक जीवन के लिए भी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम।